इस कहानी की शुरुआत होती है तीन दोस्तों के साथ, जहाँ पर एक लड़के का नाम रहता है एंड्रयू, जो कि एक ब्लॉगर रहता है और ये अपनी ज़िंदगी की हर एक पल को कैमरे में कैद करना चाहता है। एंड्रयू का एक बहुत ही ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड दोस्त रहता है जिसका नाम है स्टीव, और स्टीव का भी एक दोस्त रहता है मैट। इन तीनों की जो फ्रेंड सर्कल रहती है वो काफ़ी स्ट्रांग रहती है और तीनों आपस में बहुत इंजॉय करते हैं। यहाँ पर एक बार ये लोग पार्टी में गए होते हैं, जहाँ पर जो एंड्रयू रहता है वो लोगों को शूट कर रहा होता है और उसे एक लड़का आता है, कहता है एक्सक्यूज़ मी, क्या तुमने मेरी वीडियो बनाने से पहले मुझसे पूछा? इतने कहने पर एंड्रयू और उसमें हाथापाई हो जाती है। जो एंड्रयू के सामने अपोनेंट रहता है वो काफ़ी ताकतवर रहता है, उसे मार के बाहर फेंक देता है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद उसका दोस्त स्टीव आता है, कहता है ये तुम्हारे साथ किसने किया? वो कहता है अरे छोड़ो यार, होता रहता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ मैट भी आता है, वो कहता है कौन है साला, मुझे बताओ किसने तुम्हें मारा? वो कहता है यार छोड़ो, रहने दो। फिर उसके बाद ये तीनों काफ़ी शांति से बैठे रहते हैं और जो स्टीव रहता है वो कहता है मैं तुम दोनों को एक बहुत ही ज़्यादा राज की बात बताने वाला हूँ और उस जगह बहुत खुफिया है, तो इसलिए मैं तुम लोगों को वहाँ ले चलता हूँ। स्टीव के कहने पर एंड्रयू और मैट भी वहाँ जाते हैं। वो एक तरीके का गड्ढा रहता है और उस गड्ढे को जब पहली बार एंड्रयू देखता है तो वो घबरा जाता है, क्योंकि वो बहुत थोड़ा डरपोक टाइप में रहता है। वही मैट कहता है अरे यार कितना डरेगा। पहले मैट जाता है, उसके पीछे स्टीव जाता है, फिर इन दोनों के पीछे डरते डरते एंड्रयू भी चला जाता है। और जब एंड्रयू अंदर चला जाता है तो यहाँ पर ये लोग देखते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सुरंग टाइप में था, और एक जगह ये लोग जब जाते हैं तो क्या पाते हैं, एक पत्थर रहती है जिसमें काफ़ी तेज़ी से रोशनी आ रही होती है। अब इसको देखकर तीनों दोस्त काफ़ी घबरा जाते हैं और यहाँ पे दिखाया जाता है कि जैसे ही जो स्टीव रहता है उस पत्थर को छूता है, उसके नाक से खून आने लगता है और वहीं वो बेहोश हो जाता है। फिर उसके बाद ये सीन कट जाता है, फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग स्टीव को ले जाते हैं और आपस में खेलते हैं। लेकिन ये खेल कुछ अजीब होता है। इस खेल में ये लोग चीज़ों को अपने दिमाग से कंट्रोल कर रहे होते हैं। मतलब कि उस रात जब वो लोग उस गुफा में गए थे तो उन्हें कुछ ऐसी शक्तियाँ मिली कि वो चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। शुरू में तीनों को यहाँ पर लगता है कि छोटी सी पावर उन्हें मिल चुकी है, कुछ छोटा मोटा काम करते हैं। तो शुरू में ये पत्ते खेलते हैं और तरह तरह की चीज़ों को उठाते हैं। यहाँ पर इन तीनों को लगता है कि ये तो बहुत कमाल की चीज़ है, हम इससे चाहेंगे तो बहुत पैसे कमा लेंगे, लेकिन इनको समझ नहीं आता कि वो इसका इस्तेमाल कर कैसे कम पैसे कमा सकते हैं। एक दिन जो स्टीव रहता है वो ट्राई करते करते उड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि ये जो दिमाग से चाहें ये वो हो सकता है। स्टीव अपने इस प्रयास में सफल हो जाता है। फिर वो यहाँ पर एंड्रयू और मैट को भी बुलाता है। एंड्रयू और मैट दोनों आपस में बहुत कोशिश करते हैं लेकिन नहीं हो पाता, लेकिन आखिरकार में तीनों आसमान में उड़ना शुरू हो जाते हैं और तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। वो लोग इतनी ज़्यादा पावर पाके काफ़ी खुश हो जाते हैं और कार से जा रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर जब लोग गाड़ी से जा रहे होते हैं तो पीछे एक आदमी रहता है जो कि लगातार हॉर्न बजाए जा रहा था। अब ऐसे में जो एंड्रयू रहता है उसका दिमाग खराब हो जाता है और ऐसा ह्यूमन नेचर वो कहता है अरे यार साइड से निकल जा, लेकिन उसके अंदर वो शक्तियाँ रहती हैं कि वो दिमाग से सोचे वो हो जाएगा, और वही होता है। वो जो गाड़ी रहती है वो खाई में जाके गिर जाती है और उसके अंदर जो बैठा रहता है उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद एंड्रयू पर स्टीव और मैट बहुत गुस्सा करते हैं, कहते हैं तुम्हारे अंदर शक्तियाँ हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोगों की जान लेते फिरो। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड दिखाया जाता है स्टीव का और एंड्रयू का। एंड्रयू के बारे में कुछ बताऊंगा। एंड्रयू बताता है स्टीव को कि उसे इतना गुस्सा की बात है। दरअसल जो एंड्रयू की माँ रहती हैं वो एक बीमारी से जूझ रही होती हैं आज से कुछ साल पहले, और जो उसके पिता रहते हैं वो पीने खाने वाले इंसान रहते हैं, उनको परिवार से ज़्यादा मतलब नहीं होता है, उन्हें सिर्फ अपने काम से काम रहता है। तो यहाँ पर जब एंड्रयू छोटा रहता है तो उसकी माँ एक बीमारी से मर जाती हैं और उसका पिता एक भी रुपया उसके इलाज में नहीं लगाता, जिसके कारण जो एंड्रयू है वो बचपन से काफ़ी डिप्रेस था, जिसके कारण उसका कोई दोस्त नहीं बना और उसे स्टीव जैसा एक दोस्त मिला। अब स्टीव को क्यों एंड्रयू मिला आइए जानते हैं। स्टीव जो था दोस्तों, उसके माँ बाप में कुछ खराब रिश्ते चल रहे होते हैं। दरअसल उसके माँ का भी अफेयर चल रहा होता है और बाप का भी अफेयर चल रहा होता है, जिसके कारण कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता। इसलिए जब दो इंसान एक ही परिस्थिति में जूझ रहे हों तो जो साथ मिलते तो काफ़ी दोस्त बन जाते हैं। और स्टीव का जो दोस्त मैट है इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। मैट जो है वो काफ़ी अच्छे परिवार से बिलोंग करता है, उसके पास फैमिली है, परिवार है, सब कुछ है उसके पास। फिर उसके बाद ये तीनों आपस में लड़ते झगड़ते हैं, फिर फैसला करते हैं कोई भी हम जीवित चीज़ को कभी हिलाएंगे नहीं ताकि किसी को नुकसान ना हो, और इस बात को मैट सामने लगता है और एंड्रयू स्टीव भी मान जाते हैं।
फिर उसके बाद इन लोग की लाइफ बहुत अच्छी चलती है और ये लोग फैसला करते हैं कि ये लोग एक मैजिक शो रखेंगे जहाँ पर ये लोगों को एंटरटेन करके पैसे कमाएंगे। और होता भी ऐसा है, इन लोगों का प्लान रहता है वो काफ़ी सक्सेसफुल रहता है और ये लोग काफ़ी सक्सेसफुल मैजिशियन बन जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं। फिर थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है एंड्रयू की फैमिली बैकग्राउंड के बारे में एक बार फिर से। एंड्रयू अपने कमरे में बैठा रहता है कि तभी उसके पिता उसे बुलाते हैं और पूछते हैं तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मैं तो तुम्हें पैसे नहीं दिया, तुम कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हो? एंड्रयू कहता है मैं जो कर रहा हूँ अपने दम पे कर रहा हूँ, आपकी सलाह की ज़रूरत नहीं है। अब इतने पे सुनकर एंड्रयू के पिता का गुस्सा फूट पड़ता है और उसे वहीं पे पटक के मारने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद एंड्रयू का भी सब्र का बांध टूट जाता है क्योंकि एंड्रयू और एंड्रयू के पिता के बीच रिश्ता नहीं खराब रहता है तो वो भी उन्हें चोट पहुँचा देता है। लेकिन उसके दिल में ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उसका दिमाग जो था वो काम नहीं किया उस समय। उसको बहुत बुरा लगता है, उसका दिल टूट जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे। फिर उसके बाद उसका मानो उसको कोई सपोर्ट करने वाला था ही नहीं। फिर वो जाके रात के समय आसमान में उड़ने लगता है। अब जब स्टीव उसके घर पे जाता है तो उसके पिता को पाता है कि थोड़ा मतलब चोट वोट लगा था, तो फिर उसके बाद स्टीव जो रहता है उसके पिता का थोड़ा तबीयत ठीक करा देता है। फिर उसके बाद वो भी जाता है आसमान में और एंड्रयू से पूछता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें ऐसा क्या दिक्कत है? वो एंड्रयू बोलता है तुम मेरी लाइफ नहीं समझोगे, मुझे बहुत दिक्कत है। स्टीव कहता है मेरी भी ज़िंदगी में बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम मन के मौजी हो जाएं, हमें जो मन करे वो करें। फिर अचानक से बिजली चमक रही होती है और एक बिजली स्टीव को लगती है और यहाँ पर स्टीव की मौत हो जाती है। अब एंड्रयू को समझने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति था इस पूरी दुनिया में, वो था स्टीव, और उसकी भी बिजली लगने से मौत हो गई। फिर यहाँ पर दिखाया जाता है स्टीव का फ्यूनरल जहाँ पे मैट आया होता है। अब देखिए एंड्रयू का दोस्त स्टीव, स्टीव का दोस्त मैट, मतलब कि एंड्रयू और मैट के बीच कोई ऐसा स्पेशल कनेक्टिविटी नहीं था। जो स्टीव था वो सिर्फ एक दीवार था दोनों के बीच में, मतलब दोनों के बीच एक ब्रिज का काम कर रहा था। लेकिन अब मैट उसे कहता है मैं जानता हूँ हम पर बिजली कभी नहीं काम करती है, हमने उस दिन भी आसमान में उड़ा था तो हमें बिजली नहीं लगी थी। और यहाँ पर एक और चीज़ क्लैरिफाई होती है कि जो बिजली थी वो एंड्रयू ने स्टीव के ऊपर गिराई थी, जिसके कारण एंड्रयू स्टीव का हत्यारा होता है। अब इस बात को लेकर एंड्रयू को बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा गलत काम किया स्टीव को मारकर, और इस बात से मैट बहुत ही ज़्यादा उस पर गुस्सा हो जाता है, नाराज़ हो जाता है और एंड्रयू वहाँ से निकल जाता है बिना कुछ सुने। अब मैट भी कहता है यार क्या करूँ अब मैं। एंड्रयू अपने बिल्कुल मन भर हो जाता है अब उसे, क्योंकि अब ना उसको कोई समझाने वाला है और ना वो समझने वाला है। एक इंसान को जब तक आप दिल से नहीं समझा सकते ना, आप किसी को मार के नहीं सुधार सकते हैं, उसको दिल से समझाना चाहिए। दिल से समझाने वाला उसे एक स्टीव था जिसे उसने खुद मार डाला। उसके पिता से उसको कोई उम्मीद नहीं थी क्योंकि वो सीधे हाथापाई उतारे थे। उसकी माँ जो थी वो बहुत पहले एक बीमारी से मर चुकी हैं, तो अब उसको कुछ नहीं समझ आया। अब उसे बस चाहिए पैसे, क्योंकि उनका मैजिक शो तो अब नहीं चलेगा क्योंकि सब अलग हो चुके हैं। तो वो पैसे के लिए जाकर लूटपाट करना शुरू कर देता है, जहाँ पर शुरू में वो 3 लोगों से जाके मिलता है और इन तीनों को मार डालता है, वहीं पे उनसे पैसे ले लेता है, मतलब कि उनको सीधे 4 लोगों की मर्डर कर दी। फिर उसके बाद वो जाता है एक शॉप में पैसे लूटने, जहाँ पर वो शुरू में तो पैसे लूट लेके निकल लेता है, लेकिन जब वो आदमी बंदूक लेके आता है उसे मारते हैं तो वो अपने पावर से दूर से ही उसकी बंदूक को छटका देता है और बगल में एक पेट्रोल पंप रहता है और वो फट जाता है, जिसके बाद एंड्रयू को बहुत ही ज़्यादा चोट आती है और दिखाता है उसे एक अस्पताल में भर्ती किया जाता है और उससे वहाँ पर मिलने उसके पिता आए होते हैं। अब जब उसके पिता आए होते हैं तो एंड्रयू देखना चाहता है क्या उसे के पिता उसे दिल से प्यार करते हैं, तो वो चुपचाप वहाँ पे लेटा रहता है। उसे चोट तो बहुत लगी रहती है फिर भी लेटा रहता है। उसके पिता आते हैं, शुरू में तो कुछ हमदर्दी जताते हैं, लेकिन अचानक से उनका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल होता है और वो एंड्रयू की मर्डर करने वाले होते हैं कि तभी एंड्रयू की आंखें खुल जाती हैं और अब वो समझ जाता है कि अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। और कहीं ना कहीं एंड्रयू को लगता था कि ये जो ताकत है उसे भगवान वाली ताकत मिल चुकी है, वो आम इंसान से अलग है और आम इंसान उसके लिए चीटी हो चुकी है, जिसके कारण वहाँ पे वो उतने गुस्से से पूरे अस्पताल को ब्लास्ट कर देता है और पूरा धुआं धुआं हो जाता है। वहीं दोस्तों इन लोग के अंदर एक और बात बताऊंगा, जब भी किसी को कोई तकलीफ होती है तो इन लोग के नाक से खून निकलने लगता है। जैसे कि अगर स्टीव को कोई तकलीफ हुई तो एंड्रयू के नाक से खून निकलने लगेगा,
लगेगा, मैट को कोई तकलीफ हुई तो स्टीव के नाक से खून निकलने लगेगा। तो जैसे ही एंड्रयू को ये तकलीफ होती है तो जो यहाँ पर मैट रहता है उसके नाकों से पूरी तरीके से खून निकल लगता है। उसके घर बर्थडे पार्टी रहती है तो यहाँ पर वो समझ जाता है कि एंड्रयू कोई मुसीबत में है और वो तुरंत अपनी गाड़ी लेके जाता है उस अस्पताल के पास जहाँ पर एंड्रयू भर्ती रहता है। वो देखता है कि वो वहाँ से अपने पिताजी को फेंक कर ऊपर उड़ जाता है, लेकिन किसी प्रकार से मैट उनको बचा लेता है। फिर उसके बाद वो एंड्रयू के पीछे पीछे जाता है। वो एंड्रयू को बहुत समझाता है, समझने की कोशिश करो, लेकिन वो वहाँ पर हेलीकॉप्टर से लेके सारी पुलिस फोर्सेस आ जाती हैं और एंड्रयू इतना गुस्से में रहता है कि उसके सामने जो भी आता है उसे ख़त्म कर देता है। जो भी उसके आगे आता है ख़त्म कर जाता है। इवन एक बार एंड्रयू ने मैट की भी जान लेने की कोशिश की, लेकिन मैट किसी प्रकार से बच गया और उसने एंड्रयू ने जो मैट की जो गर्लफ्रेंड थी उसको भी जान से मारने की कोशिश की थी, लेकिन मैट ने उसको ही बचा दिया और गाड़ी जाके नीचे गिर जाती है। फिर उसके बाद सारी पुलिस फोर्सेस थक जाती हैं। फिर उसके बाद मैट को कोई रास्ता नहीं दिखता। एंड्रयू पूरी तरीके से घायल रहता है, लेकिन उसकी जो शक्तियाँ रहती हैं वो मैट और स्टीव से 4 गुना अधिक हो चुकी हैं, क्योंकि वो जितना गुस्सा करेंगे उनकी शक्ति बढ़ेगी। अंत में मैट को कुछ नहीं समझ आता तो एक मूर्ति रहती है, वो उस मूर्ति में भाले को अपने हाथ के इशारे से एंड्रयू के आर पार कर देता है और वहीं एंड्रयू का अंत हो जाता है। एंड्रयू अपना पूरी ज़िंदगी ब्लॉगिंग में बिताया। उसके साथ हर एक पास कैमरा हुआ करता था जिससे वो अपनी पूरी ज़िंदगी रिकॉर्ड करता था। फिर यहाँ पे पूरी पुलिस फोर्सेस आती है और वो मैट को भी सोचते हैं मार दें क्योंकि इसके पास भी वही पावर है, लेकिन तभी मैट उठता है और वहाँ से उड़ के निकल जाता है और दिखाया जाता है कि उड़ रहा है। उड़ के कहाँ जा रहा है तो दिखाया जाता है वो एक पहाड़ी इलाके हिमालय में जाके पहुँचता है और हिमालय में जाके उसके पास वही एंड्रयू का कैमरा होता है जो ब्लॉगिंग के लिए इस्तेमाल करता है और बोलता है, एंड्रयू देखो तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन तुमने दुनिया वालों के साथ गलत किया। मैं मानता हूँ तुम्हारा दिल साफ था, तुम्हें कोई समझाने वाला नहीं था, पर मैं था तुम्हारे साथ हमेशा से ही, लेकिन तुम्हें गलतफहमी हुई जिसके कारण कितने लोग उस दिन मारे गए, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। फिर उसके बाद मैट ये भी कहता है कि हमारे साथ ये जो शक्तियाँ मिली हैं मैं इसका इस्तेमाल सही कामों में करूँगा और मैं ये ज़रूर पता लगाऊँगा कि कहाँ से हमें ये शक्ति मिली और उसका स्रोत क्या था। फिर उसके बाद दोस्तों ये पिक्चर यहीं ख़त्म हो जाती है। अब कंक्लूज़न पे आते हैं कि ये शक्तियाँ इन्हें मिली कहाँ से और वो गड्ढा आया कहाँ से था। और दोस्तों सबसे पहले आप इसको कंक्लूजन को अगर समझना चाहें तो इस फिल्म के बीच में एक पार्ट दिखाई गई है जहाँ पर एंड्रयू के ऊपर जब जूम आउट की गई तो उस जगह में एक तरीके का गोल सा आकार में कुछ पैटर्न बने हुए थे, जिससे कारण कहीं ना कहीं फिल्म में ये कंक्लूजन देने की कोशिश की गई कि यहाँ पर यूएफओ लैंड हुई थी और वहाँ पे कुछ ऐसी आर्टिफिशियल पावर आ चुकी थी जो कि इन दोनों को छूने से मिली और ये जो पावर थी ये बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल थी। और फिर वहाँ पे दिखाया जाता है कि उस जगह को गवर्नमेंट ने सील भी कर दिया। मतलब कि कहीं ना कहीं ये पिक्चर का यहीं अंत हो जाता है और एक सस्पेंस छोड़ देते हैं यहाँ पर व्यूअर्स के लिए कि आपको जो समझना है समझो। लेकिन कंक्लूजन यही निकलता है कि वहाँ पे कभी यूएफओ आई थी, वहाँ पे कुछ ऐसे नेचुरल इवेंट हुए जिसके कारण उनके अंदर वो पावर आई और जब गवर्नमेंट को चीज़ मालूम चली तो उन्होंने हमेशा के लिए वहाँ सील कर दिया। बस यहाँ भी ये कहानी ख़त्म हो जाती है। आपको कैसी लगी ये द क्रॉनिकल्स नाम की मूवीज़ अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और वैसे वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए स्टोरीज फ्लिक्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।